हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज 13.1 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस्ड है प्रोबेबिलिटी का वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो एक बार मैं पहले मतलब छोटी छोटी बातें बता देता हूँ आपको, फिर बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैंने ना इसका कंप्लीट एक थ्योरी वीडियो बना रखा है, इस वीडियो से जस्ट पहले आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का प्लानिंग भी बता रखा कि आपको ये पूरा चैप्टर कैसे डील करना है, क्योंकि जनरली ना स्टूडेंट्स को ऐसा चैप्टर से मतलब बहुत दिक्कत होती है प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर से। तो उसके अंदर मैंने वो कंप्लीट प्लानिंग बता रही, स्ट्रेटजी बता रही। फिर बाद में कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ कंसेप्ट है जो कि क्लास 11th के होते हैं काम के, जो यहाँ पर काम में मतलब आते हैं, मतलब रियल में आते हैं ना काम में। तो उनकी मैं मतलब एकदम फॉर्मूला लिस्ट तैयार करके मैंने उसमें बता रखी है। वैसे आप चाहो तो वो देखो तो देखो, वरना आपको जो फॉर्मूला लिस्ट है ना वो आपको toppersvillage.com की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बताया पूरा डिटेल में, फिर बाद में कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी उस पर किए थे, ठीक है। तो आज मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता क्या है, इसका मेन जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक्स बता के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इफ इट इज़ गिवन दैट इवेंट एफ हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है इफ़ इट इज़ गिवन दैट इवेंट एफ हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड, ठीक है। वैसे अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालें तो अगर कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन हो तब कुछ अलग आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी, लेकिन एक कंडीशन दे दी हमें, क्या ये गिवन है कि एफ कोई इवेंट है वो हो चुका है। अब बताओ कि ये ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे हम कोई पासा उछालते हैं तो उस पे कोई नंबर आया, मान लो कि ये दे रखा कि वो इवन नंबर है, तो अब बताओ कि उस पे 4 आया होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। समझ गए ना मेरी बात। तो उसका फ़र्क पड़ता है, जो चीज़ हमें दे रखी होती है ना उसका फ़र्क पड़ता है। आप इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी नॉर्मली निकालो वो अलग आएगा, लेकिन अगर एफ हो चुका है अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालो उसका आंसर अलग आएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो प्रोबेबिलिटी हम हमेशा ई की ही निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, ई। लेकिन जो गिवन होगा ना उसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालते हैं। लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है कि एफ यहाँ पर इस एक यहाँ पे डंडा खींच देते हैं, इसे वर्टिकल लाइन बना देते हैं थोड़ी बड़ी सी लंबी सी, उसके बाद में एफ, उसके बाद में जो लिखा होता है ना इसका मतलब क्या है कि ये ऑलरेडी हो चुका है ना, दिस इज ऑलरेडी हैपन्ड, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, इस ई की प्रोबेबिलिटी में चाहिए, इस पे लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस लाइन के बाद में जो लिखा होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालते, एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसकी निकलती है जो कि इस लाइन के पहले लिखी हुई रहती है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कब, जब उस लाइन के बाद में क्या है एफ वो ऑलरेडी हो चुका हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ऑलरेडी हो चुका है एफ उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, और यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या आएगा, इन दोनों का कॉमन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का कॉमन ऊपर आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर दूँ, एफ पहले लिख दूँ ई बाद में लिख दूँ, तो यहाँ पर भी एफ और ई अपनी जगह इंटरचेंज कर लेंगे, ई नीचे आ जाएगा और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। और बाकी कोई नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं वो तो आएंगे, जैसे ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जैसे मैं आपको दिखाऊँ क्लास 11th का ये फॉर्मूला, जैसे कहाँ पर गया, ये वाला है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये छोटे मोटे फॉर्मूलाज है ना, ये हम जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से डील करते हुए चलेंगे। लेकिन हाँ, ये मान के चलो कि एक्सरसाइज 13.1 के हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये फॉर्मूला देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1। देखो क्या बोला है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देयर का 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देयर का 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये देयर का 0.2। फाइंड पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज ऑलरेडी हैपन्ड, और फिर बाद में एफ बाई ई, इसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो इसका मतलब डिवीजन नहीं होता है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप डिवाइड कर दो, नहीं, ये एक लिखने का तरीका है जिसका मतलब क्या होता है, ई फिर बाद में एफ लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कब, जब एफ हो चुका है, एफ फिर ऐसे डंडा खींच के लिख रखा है ई, इसका मतलब क्या है कि एफ की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है जब ई ऑलरेडी हो चुका हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका काम करते हैं, ये आंसर। देखो दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊँ, जो अपनी क्लास 12 की जो एनसीईआरटी ना उसमें क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है ना वो बहुत शानदार है, बहुत सोच समझ के यहाँ पे बताया गया है। आप क्वेश्चन या फिर ये पूरा चैप्टर करोगे ना तो एकदम सीक्वेंस वाइज करना, ठीक है।
तो आपको सारी चीज़ें आप ना ऐसे समझ लो कि अगर आपको 10th क्वेश्चन करना है ना तो पहले वो पिछले वाले सारे 9 क्वेश्चन कर डालो, तो उससे आप ऑटोमेटिकली 10th मतलब एकदम इंस्पायर हो जाओगे कि आप 10th क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, देखो तो हमें सबसे पहले क्या निकाले, ये निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे इस खड़ी लाइन के बाद में एफ है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ उधर आएगी नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्या देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ऊपर इन दोनों का कॉमन है ना, ऊपर की तरफ इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है, ये 0.2। अब तो सीधी सीधी वैल्यू पुटिंग का काम है और कोई काम नहीं है, तो मैं फटाफट निपटा देता हूँ। ये 0.2 इधर आ जाएगा 0.2, और नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, ये 0.3 0.3, पॉइंट से पॉइंट काट दो तो आपको क्या मिल जाएगा 2/3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2/3। आप इसको पॉइंट में आंसर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 0.6666 वो आंसर आ जाएगा, चाहो तो इतना ही छोड़ दो इसको। ठीक है, इतना ही हम छोड़ देते हैं, तो ये आ गया इसका आंसर। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई इक्वल टू, देखो इस खड़ी लाइन के बीच में ना ये जो डंडा दे रखा है ना, उसके बाद में ई है, तो जो बाद में होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है। ऊपर की तरफ ऐसे नहीं कि जो पहले दे रखा उसकी प्रोबेबिलिटी, नहीं, ऊपर की तरफ दोनों का कॉमन कॉमन मतलब एफ इंटरसेक्शन ई इक्वल टू, तो एफ इंटरसेक्शन ई ये दे रखा है। देखो ई इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात एक ही, यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा ऑर्डर इधर मत चेंज कर देना ना, ये जो ये ऐसा डंडा दे रखा ना बीच में, ये इसका ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब करना मत, है ना। इंटरसेक्शन में यूनियन में उनमें आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई when f is already happened is not equal to probability of f when e is already happened। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप। अच्छा, यहाँ पर अब वैल्यूज डालो, वो उसकी वैल्यू 0.2 यहाँ पे डाल दूंगा 0.2, नीचे की तरफ पी ऑफ ई कितना 0.6, यहाँ पे आ जाएगा 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 2/6, 2 से 2 और काट देंगे 1/3, ये आंसर हो गया 2/3 1/3। ठीक है, देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आसान है, वैसा ही क्वेश्चन है। कंप्यूट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज गिवन, मतलब बी इज ऑलरेडी हैपेंड, इफ पी ऑफ बी दे रखा है यहाँ पे 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखी है 0.32। तो देखो यार सीधा सीधा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो जो इस डंडे के बाद आता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऊपर की तरफ क्या आता है, ए की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, जो डंडे के पहले लिखा उसकी बस उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, ऊपर क्या आएगा इन दोनों का कॉमन कॉमन मतलब इनका इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, ये नीचे आ जाएगा 0.5, एंड इंटरसेक्शन मतलब ऊपर वाले का उसकी वैल्यू क्या है 0.32 0.32। तो पॉइंट पॉइंट हटाओगे तो इसको ना, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही है, तो एक को लिख लो, 0 लगा लो। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो कितना हो जाएगा 32/50, 2 से और काट लो इनको, तो 2 से 32 को काटेंगे तो 16, और 2 से 50 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो बस हो गया ये क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब इसका देखो आंसर बनाते हैं। यहाँ पे दे रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, यहाँ पर इस डंडे के बाद में क्या है ए, तो वो हो चुका है ऑलरेडी, तो ये है 0.4। देखो ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है और ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, यहीं से आप फ़र्क भी महसूस कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब कुछ भी नहीं दे रखा हो, कुछ भी कंडीशन नहीं दे रखी हो, सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या है बी की 0.5। ये बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है क्या कि ए ऑलरेडी हो चुका है, अब बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4 है। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला ना, इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसका फॉर्मूला हम जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना उसी का फॉर्मूला लगा देंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड इसका लगा दो, अगर ये होता तो इसका लगा देते हैं, वो है ज़्यादा बी बाई ए, उसका लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है ना, अभी 0.4 इसकी वैल्यू है, वो तो मैं अगली स्टेप में डाल दूंगा, पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो इस डंडे के बाद में क्या है ए, तो ए की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, ऊपर की तरफ क्या आएगा इन दोनों का कॉमन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी यहाँ पे पी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो बी इंटरसेक्शन ए बोलो। इंटरसेक्शन में तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, इसकी वैल्यू क्या है 0.4 या कि 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात एक ही है। नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो कितना 0.8 0.8, तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, देखो ये उधर चला जाएगा
कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.8, तो 4 इंटू 32 32 आ गया, तो 0.32। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद दो नंबर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये तो हमें मिल गया। अब अगला काम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसको इन दोनों को अगले पेज में लिख के फिर काम करते हैं। तो देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर की तरफ आएगा इन दोनों का कॉमन ए इंटरसेक्शन बी, नीचे की तरफ क्या आएगा, यहाँ पर देखो इस डंडे के बाद में क्या है बी, तो बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नीचे। ऐसे वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली ना, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.32, वो ऊपर आ जाएगी ये। और नीचे की तरफ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या है ये 0.5, ये नीचे आ जाएगा है ना, ये ऊपर और बी की प्रोबेबिलिटी नीचे 0.5, तो नीचे की तरफ 0.5, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन 0.32 इसको। तो इसको सोल्व करके थोड़ा लिख लेते हैं। देखो पॉइंट इस 5 के आगे है ना 0 लगा लेता हूँ। अब मैं पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर कितना आ गया 32 और नीचे की तरफ 50। अब आप यहाँ पे ना एक काम करो यार, 0.5 को ऐसे मत करो, अच्छा इसको थोड़ा और स्मार्टली कर लेते हैं। देखो ऊपर है 0.32, नीचे कितना 0.5 है, 0.5 मतलब 1/2, 0.5 को मैंने 1/2 लिख लिया, ये 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके उसको डबल कर देगा ना, ऊपर जाके ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.32 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 0.64। कैसे भी कर लो यार, एक आसान कैलकुलेशन है। फिर यहाँ आते प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो यूनियन वाला क्वेश्चन आ गया ना, ये एक्चुअली ऐसा 11th में था, लेकिन यहाँ पर वो घुमा फिरा के इसके साथ लिंक करके दे रखा, तो ये वैसे प्रॉपर्ली यहाँ का पार्ट है नहीं, फिर भी आप कर सकते हो ना इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, ये तो जाना माना फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इन दोनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन सब की वैल्यूज़ देखो एक बार देख लेते हैं, फिर यहाँ पे डाल देंगे। ए की है 0.8, बी की है 0.5 और दोनों के कॉमन की है 0.32 है ना, तो 0.8, 0.5 और 0.32। यहाँ पर क्या जाएगा 0.8, 0.5 माइनस इसकी क्या है 0.32, तो 0.8 और 0.5 इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा 1.3 है ना, 13 हो जाएगा। हाँ आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा लो है ना, इन दोनों को मिला पर ये बन गया माइनस 0.32, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये 130 ये 32 माइनस करेंगे तो 98 मिल जाएगा, 98। फिर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे 0.90 ऐसा मिल जाएगा। आप मतलब आराम से सोल्व कर लो, यही मिलेगा हमें आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी हैपन्ड इक्वल टू 2/5। ये है, तो हमें ये चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ना। देखो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इनमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, आपको बस फॉर्मूला याद होगा ना तो खटाखट 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 सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ये। ठीक है, अब देखो हमें ये चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो अभी 2 के साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है इसे, ये निकालना पड़ेगा। यहाँ डाल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डाल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी चाहिए, इसके लिए हमें इसको यूज़ में लेना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आता है इंटरसेक्शन है ना, ऊपर की तरफ आता ना, तो इनको यूज़ में लेके बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ से एक एक चीज़ निकालना चालू कर देता हूँ। देखो ये तो डायरेक्ट इसके बराबर हो ही गया, तो यहाँ से तो मैं लिख देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कितना हो जाएगा 5/13। ठीक है, इसके बाद में अब ये बीच वाला मत देखो, ये देखो ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13, तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालूंगा तो जो 2 है ना मल्टीप्लाई में, ये उसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में उधर जाके। ठीक है, यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है वो उधर 13 के पास चला जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा, ऊपर उधर की तरफ क्या है 5, ये जो 2 है वो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने ये निकाल लिया। यहाँ पे 3 चीज़ें थी ना तो 2-2 करके मैंने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। अब यार यहाँ से देखो ये मिल गया, ये मिल गया, अब ये चाहिए तो वो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो इधर कर लेते हैं उसका काम। इसको लिख लेता हूँ मैं इधर, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ठीक है, ये अब उसकी वैल्यू तो अभी अगली स्टेप में डाल दूंगा, पहले इसका बताऊँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे देखो इस डंडे के बाद में बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे आ जाएगा और ऊपर की तरफ क्या आएगा इन दोनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऐसे। ठीक है, अब अभी वैल्यूज डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इसकी वैल्यू क्या है 2/5, 2/5 इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें चाहिए, ये तो यहाँ पे डालने के लिए चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। फिर नीचे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, उसकी वैल्यू यहाँ से डाल देंगे 5/13, कितना 5/13,
तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर ना, इसको मैं इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लूँगा। क्या हो जाएगा 2/5 इंटू ये इसके पास आ जाएगा 5/13 इक्वल टू इधर कितना बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बच गया 2/13। ठीक है, तो ये मैंने इधर की तरफ लिख दिया, समझ जाओगे आप। 2/13 ये वैल्यू भी हमें मिल गई, इसकी वैल्यू भी आ गई। तो कैसा हो जाएगा पी ए कितना है, ये रहा 5/26 प्लस फिर अब पी बी की वैल्यू क्या है 5/13 फिर माइनस माइनस लग गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या है 2/13 ये हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू भी डाल दी। सोल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा। देखो यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 13 है, तो 26 ही हो जाएगा इनका एलसीएम, क्योंकि ये ज़्यादा ना, ये 2 × 13 है, तो इससे बढ़िया क्या होगा, ये 26 हो गया। ये कटेगा 1 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 13 इसको काटेगा तो 2 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस फिर ये इसको काटेगा तो 2 जाके उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिल जाएगा 4। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं यार, ये कितना हो जाएगा 5 - 4 1 और 10 11, तो 11/26 इज दी वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, तो ऐसे है ना, आपके सामने जो सफिशिएंट चीज़ें दे रखी होती हैं, आप टेंशन मत लिया करो ना, सफिशिएंट चीज़ें आपको मिल चुकी होगी, आप बस जैसे आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही है ना, उसका फॉर्मूला लगा दो। जैसे यहाँ पर भाई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ क्या लग रही है, ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा ही लगाऊंगा। फिर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की जब बी ऑलरेडी हैपेंड है, तो इसका भी तो फॉर्मूला होता है ना। और आप ज़्यादातर देखोगे ना, बस ये 2 ही फॉर्मूला काम में आएंगे, ए यूनियन बी का। देखो इसका तो फॉर्मूला काम में आएगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इसी पर तो है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसका तो याद होगा आपको, यह लगाना ही लगाना है। ए यूनियन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी ऐसा कुछ पूछ लेते हैं तो फिर हम ये फॉर्मूला भी लगा देते हैं, कोई नए फॉर्मूले नहीं है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड। तो वो तो निकाल लेंगे, बस ये मिल जाए तो वो वहाँ पे वो यही चीज़ वहाँ पर भी काम आती है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी है और हमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में, जैसे ये तो बाद में देखो ना, इनको बाद में देखना सेकंड और थर्ड पार्ट को। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। फॉर्मूला किसका होता है, ए यूनियन बी का, तो हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे, वहीं पे लगा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना। तो बस उसका लगा दो। देखो क्या होता है उसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ये वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, क्या क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है 7/11 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है 6/11 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो मैं क्या करूँगा, मेरे को ये चाहिए ना, तो मैं इसको तो इधर भेज दूंगा और जो 7/11 है ना उसको मैं RHS में इधर ले आऊँगा। तो क्या बन जाएगा, इसको मैं इधर ऊपर की तरफ कर देता हूँ, तो ये उधर चला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो अभी ये ना, ये रुके हुए हैं कि भाई वो भी अपना भाई आ जाएगा, तो हम एलसीएम एक साथ ले लेंगे। 6/11 प्लस इधर क्या है 5/11 माइनस ये उधर आ जाएगा तो 7/11। अब सब एलसीएम ले लेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 11 एलसीएम हो जाएगा ऊपर की तरफ, 6 + 5 11 माइनस 4 नहीं सॉरी 11 माइनस 7, तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4/11। ये अपना कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना, फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब हम फटाफट इन दोनों की वैल्यू तो इजीली निकाल लेंगे, तो अगले पेज में लिखता हूँ इनको। देखो सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, तो इस लाइन के बाद क्या रहा है बी आ रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ जाएगा, ऊपर की तरफ क्या आएगा इन दोनों का कॉमन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मैं इतनी बार लिखूंगा ना आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, याद आपको अलग से करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब कितना, वो 5/11, देखो ये रहा 5/11, तो नीचे आ जाएगा 5/11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली हमने 4/11 ये इधर आ जाएगा। अभी 11 से 11 कट जाएगा ना, 11 से 11 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 4/5 ये बच जाएगा। ये हो गया अपना कौन सा, सेकंड पार्ट हो गया। बस इतने आंसर आ जाते हैं फटाफट, है ना, ये होगा। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर इन दोनों का कॉमन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, और नीचे की तरफ देखो इस डंडे के बाद क्या ए है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये आ जाएगा नीचे।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे दे रहेगा 6/11, नीचे आ जाएगा 6/11, और ऊपर की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलो या फिर ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात एक ही है, वैल्यू यही आएगी कितनी, 4/11, है ना। यहाँ पे देगा 4/11 ऐसे। अब ये वो हो गया A/B/C/D, तो ये दूसरा वाला चौथे वाले से कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें आंसर, कितना, 4/6। ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो 3, या फिर 2/3, ये हो गया अपना आंसर, ये क्या है 2/3। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक 4 क्वेश्चन है, सब में यही पता करना है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो अपना एक ही फॉर्मूला लगेगा, अब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला वाइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, तो ये वाला लगेगा, मतलब यही है ना मेन, तो यही मेन फॉर्मूला ही लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये बार बार हम लगा के एक ही फॉर्मूला लिखते रहेंगे। देखो, तो ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 6 में, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। देखो इसमें क्या बोला, एक कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं। वेयर, फिर फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ई, जो ई और एफ का जिक्र हुआ ना यहाँ पे, वो ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, एक ऐसा इवेंट है जिसमें तीसरे टॉस पर हेड आ रहा है। फिर एफ क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। ठीक है, तो कर लेंगे इसको। लेकिन देखो ये ना, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस तैयार करना है, बाद में हम ई देखेंगे, फिर एफ देखेंगे, फिर बाद में ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे देखेंगे। ठीक है, तो अपनी ये सीक्वेंस होनी ही चाहिए। सबसे पहले सैम्पल स्पेस, यहाँ पर एक कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स, तो मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर हो क्या रहा है, एक कॉइन को हम 3 बार उछाल रहे हैं, समझो कि पहली बार उछाला, ठीक है, उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख लेंगे, फिर दूसरी बार उछाला, फिर तीसरी बार उछाला, तो पहली बार हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, फिर दूसरी बार भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही सिमिलरली तीसरी बार भी हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर सैम्पल स्पेस की बात करूँ, क्या सैम्पल स्पेस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, ये अपने लिए टोटल आउटकम्स का काम करता है। तो एस बराबर, इसमें देखो क्या क्या आएगा, यहाँ पर हम एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं ना, तो 3 बार की ऑब्जर्वेशन एक साथ आ जाएगी। 3 बार की ऑब्जर्वेशन क्या, हेड 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 आ सकता है, एच 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 आ सकता है। ठीक है, फिर बाद में अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सिक्के को मैं उछालूँ तो तीसरी बार टेल आ जाए, क्या आ जाए, टी आ जाए, है ना, इनका तो एच एच और इसका टी आ जाए, तो ऐसे एच एच टी ऐसा भी आ सकता है। अब जो टी, जो देखो अभी 2 एच और 1 टी है, मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसी चीज़ को फॉलो करना। यहाँ पे जो टी है ना, वो तीसरी जगह पर है और बाकी 2 जगह पर एच है। तो अब हम जो एक अकेला होता है ना, उसको हम इधर उधर भेजते हैं, तो अभी टी अकेला है, तीसरी जगह पर है, अब उसको दूसरी पे भेज दो, फिर मैं पहली पे ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, टी एच एच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब अभी अभी तक क्या हुआ कि यहाँ पे तीनों पे एच था, 2 पे एच था, अब मैं 2 पर टी कर दूंगा और 1 पे एच रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, एच टी टी। ठीक है, फिर कोमा, ये सबको चाहो तो ब्रैकेट में रख लो, चाहो तो ऐसे रहने दो। एच टी टी हो गया, अब एच पहले स्थान पर है, एच अकेला है तो इसको घुमा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, दूसरे पे चला गया एच, अब तीसरे पे चला जाएगा एच, तो टी टी एच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक सब कुछ हो जाएगा, बस एक केस बच गया कि तीनों पर टी वाला, टी 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 ये बच गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब सैम्पल स्पेस में देखो कितने एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स आ गए किसमें, सैम्पल स्पेस के अंदर। ये बहुत ज़रूरी फिगर है, 8 यहाँ पे दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो हमने सैम्पल स्पेस तैयार कर लिया, अब हम ई पर आते हैं। ई यहाँ पर लिखा हुआ है हेड ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, तीसरे टॉस पर क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअली ई यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, हमें ई को ऐसा दिखाना पड़ेगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में एक सेट की फॉर्म में। तो इसको मैं ई को क्या लिखूंगा, देखो हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पर हेड कौन कौन सा है वो यहाँ पर आ जाएगा बस। कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पर थर्ड टॉस मतलब लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला ये वाला, तो इसमें क्या आना चाहिए, हेड है ना, हेड आना चाहिए। तो एच यहाँ पर है लास्ट में, और एच यहाँ पर है, और एच इसमें भी है, और एक एच इसमें भी है, तो ऊपर से 3 मिल जाएंगे, एक तो ये एच 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 कोमा, फिर तीसरी बार हेड इसमें आ रहा है थर्ड टॉस में है ना, लास्ट में देखो एच आ रहा है ना, तो क्या आ जाएगा, एच टी एच, और एक इसमें आ जाएगा टी एच एच, और कोई बच गया क्या, ये वाला टी टी एच, टी टी एच। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ना,
हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरी बार में, तो यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच और यहाँ पर भी एच है, ऐसा आ गया। अब और क्या बोला है, हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेज, तो देखो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट टू टॉसेज में हेड आना चाहिए, स्टार्टिंग के दो में एच एच आना ही आना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन है, एक तो ये है एच एच एच, और एक ये है एच एच टी, फिर एच टी आ गया, टी एच आ गया, एच टी एच, टी टी, फिर बाद में कभी एच एच आया ही नहीं, तो किस किस पर आया, एक तो एच एच एच, एक तो ये बन गया, और एक एच एच टी, एक ये बन गया। तो यहाँ पर ये एच एच हो गया, एच एच हो गया, ऐसे, ठीक है ना। तो हेड्स ऑन फर्स्ट टू टॉसेज ये बन गया। तो देखो दोस्तों, हमने ई भी तैयार कर लिया ऐसे सेट की फॉर्म में, और एफ भी तैयार कर लिया, ये वाला एफ हो गया है ना ये। अब हमें ई इंटरसेक्शन एफ ये तैयार करना है, ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो कहाँ पर लिखें, यहीं पे लिख लेता हूँ, चलो, ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कौन आएगा, देखो ध्यान से देखो, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है, कॉमन, इन दोनों का कॉमन, ई और एफ का कॉमन इसमें आ जाएगा। क्या होगा कॉमन, एच 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 एच, ये है दोनों के अंदर, तो यहाँ पे एच 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 आ जाएगा, है ना, ये हो गया। और क्या कॉमन है, ये एच एच टी है, क्या ऊपर की तरफ एच एच टी है, क्या, देखो ऊपर की तरफ एच एच टी है ही नहीं, बस यही एलिमेंट है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस यहीं तक अब अपन बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे हम एस ई एफ और ये ई इंटरसेक्शन एफ ये सब तैयार कर लेते हैं ना, इसके बाद में क्या है, प्रोबेबिलिटीज लिख लो आप सबकी प्रोबेबिलिटीज। और वैसे ना हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ चाहिए, तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, अपना फॉर्मूला ये लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे की तरफ देखो डंडे के बाद क्या एफ है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये आ जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए एक तो एफ ये रहा है ना, एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, दो, एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, दो एलिमेंट है तो ऊपर दो आ जाएगा इसके लिए। नीचे आते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब सैंपल स्पेस वाले, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 8 है, तो 8 आ गया। सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 1/4 मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। हमें यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, एक ही है यहाँ पर, है ना, ये देखो ये 1 2 3 है, तो इसमें से ये एक ही यहाँ पर एच एच एच, इसको तीन मत समझना, है ना, यहाँ पे तीन तीन का एक ट्रिपलेट बनता है ना, तब एक एलिमेंट यहाँ पर बनता है अपना, तो एच 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 मतलब एक ही एलिमेंट है, तो एक ऊपर आ जाएगा, और टोटल कितने हैं सैंपल स्पेस वाले 8 है, ये 1/8 आ जाएगा, ठीक है। इसकी और इसकी, इन दोनों की वैल्यूज उठाकर मैं यहाँ पे रखूँगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी वैल्यू 1/8 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो कितना है, 2/8 रख लो या फिर 1/4 रख लो, मैं 2/8 ही रख लेता हूँ, काटा क्यों, क्योंकि इससे ना अब यहाँ पर आसानी से कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 1/2 आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 6 का, कि यहाँ पर दे रखा है एटलीस्ट 2 हेड्स, ये ई एलिमेंट के अंदर है, और यहाँ पर एफ के अंदर क्या बोला है, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो ना मैं इसका सहारा ले लेता हूँ यार, क्योंकि हमें बार बार इसकी कैसे दिखाएंगे ना, आप अगले पेज पे चले जाएंगे। तो ये वो है जो क्लास 11th का बताया था ना मैंने प्रोबेबिलिटी, तब ऐसे केसेस बताए थे, 2 कॉइन 3 कॉइन, फिर इधर क्या है 2 डाइस, 1 डाई को रोल करना, ये सब काम में ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ई में क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड है, कम से कम 2 हेड है, 2 से और कम नहीं होना चाहिए, 2 से भले ही ज़्यादा हो जाए, 2 से और कम नहीं होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड तो आने ही आने चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन सा बन जाएगा, देखो ये यहाँ से देख लो, एटलीस्ट 2 हेड्स है, तो इसमें 2 हेड वाले भी आ जाएंगे और 3 हेड वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम 2 हेड में 2 हेड आ सकता है, और ज़्यादा 3 भी आ सकता है, 2 से और कम नहीं आ सकता, ठीक है। 1 हेड आ जाए ऐसा नहीं लेना हमें। तो देखो कौन कौन आएगा यहाँ पे, 2 हेड वाले कौन कौन है, वो 3 हेड वाली भी आ सकते हैं, तो ये एच एच आ जाएगा एक, तो इसमें क्या आ जाएगा, एक एच एच एच, फिर एच एच टी, 2 हेड है इसमें, एच एच आ जाएगा, एच एच टी आ गया, एच टी एच ये भी आ जाएगा, एच टी एच आ जाएगा, फिर टी एच एस, 2 हेड है ना इसके अंदर, टी एच एच ये भी आ जाएगा, फिर एच टी टी वो नहीं आएगा, टी टी, क्योंकि इनमें एक एक हेड है, यहाँ पे कम से कम 2 आना चाहिए था, वो बाकी लोग नहीं आएंगे, ठीक है। इक्वल टू एटमोस्ट 2 हेड, देखो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 2 हेड आने चाहिए, देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड का मतलब क्या है, 2 हेड आ सकते हैं 2H, 1 हेड आ सकता है 1H, और 0 हेड भी आ सकते हैं ना 0H, ये सब कुछ इसमें आ सकते हैं। तो 2H वाले कौन से, देखो 2H वाले एक तो ये है, देखो 3H वाला नहीं है, बाकी सब आ गए, है ना। 3H वाला 3 हेड वाला नहीं है यहाँ पर,
तो 2H वाला देखो, इस एच 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 ये इसमें 3 हेड है, बाकी सब में 2 या 2 से कम हेड है, तो बाकी सब लिख लेंगे, ये 3 वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो 2 हेड वाले कौन कौन से हैं, ये एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, ये एग्जिटिज लिख रहा हूँ मैं ना, ये 2 हेड वाले आ गए। फिर 1 हेड वाले, तो एच टी टी, एक हेड और तो बाकी 2 की जगह क्या आएगा, टी आएगा, तो एच टी टी आ गया। फिर यह देगा टी एच टी, फिर टी टी एच एंड लास्ट में टी टी टी, टी 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 याद आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड के अंदर 0 हेड भी हम ऐसे ले सकते हैं इसके अंदर, समझ गए कैसे। तो इतना बन गया। अपनी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, सबसे पहले एस सैंपल स्पेस, तो वो तो सैंपल स्पेस तो हम पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कर लिया था हमने। फिर क्या था, ई तैयार कर लिया, एफ तैयार कर लिया, इसके बाद में आता है ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इनका कॉमन, तो एच एच एच, तो यहाँ पर देखो कम कौन सा ये है ना, तो इसके एलिमेंट ढूंढ लो, यहाँ है तो है, वरना ज़्यादा वाले के एलिमेंट उधर मिले ये ज़रूरी नहीं है। एच 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 इधर नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। फिर एच एच टी यहाँ पर आ गया है ना ये। फिर एच टी एच ये भी कॉमन है, टी एच एच भी कॉमन है। तो ये जो 3 है ना, 1 2 3, ये यहाँ पर कॉमन में आ जाएंगे, एच टी एच और लास्ट वाला क्या है, टी एच, ये आ गए इसमें, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ठीक है, ई बाई एफ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये ऊपर, और प्रोबेबिलिटी डंडे के बाद क्या एफ है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस है। तो यहाँ पर हमें 2 ही चीज़ें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये इसके साथ ही निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। देखो क्या आएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 ऊपर, और नीचे क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जब हम 3 कॉइन को उछालते हैं तो कितने बन जाते हैं, 1 2 3 4, टोटल 8 बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, 8। फिर अगली चीज़ क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये देखो, तो एफ में एलिमेंट कितने हैं, ये रहा एफ, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है, और नीचे कितने टोटल 8, समझ गए। 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो कितने होते हैं, 8 होते हैं टोटल। तो इनकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना, 3/8, तो 3/8 यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड बाई, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो कितना है, 7/8, 7/8 यहाँ आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बच गया, 3/7, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। देखो दोस्तों, थर्ड पार्ट ये है, इसमें दे रखा है ई एटमोस्ट 2 टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टी आ सकते हैं। फिर एफ में क्या दे रखा है, एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल आ सकता है। तो ये यार एटमोस्ट एटलीस्ट के साथ खेल रहा है और कुछ नहीं है। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, तो 2 टेल से और ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। मैक्सिमम कितना, 2 टेल है, तो उससे कम भले हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसमें क्या कौन कौन आएगा, इस एटमोस्ट 2 टेल के अंदर एक तो यह आ जाएगा 2T, है ना, 1T भी आ सकता है और 0T भी आ सकता है। इस हिसाब से हमें लिखने पड़ेंगे, इस हिसाब से हमें देखने पड़ेंगे। तो देखो एक बार ये रहा ना, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे 2T वाले देख लेते हैं, फिर 1T वाले, फिर 0T वाले। तो देखो 2T वाले यहाँ पर देख लेते हैं ना यार, 2T वाले कौन से, देखो ये रहे HTT, मतलब 2 बार T लिख लो। अब तो हम खुद के मन से ही लिख सकते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो एटमोस्ट, देखो 2 बार T वाले कौन कौन से होंगे, एक तो ये हो जाएगा TTH, फिर TTH के बाद में अब H को घुमा दो, THT, फिर और घुमा दो HTT, ये हो गया, 2 बार T आ गए। अब 1 बार T, तो क्या बन जाएगा HHT, 1 बार T आ गया। अब इस T को घुमा दो, तो ऐसा बन जाएगा HTH, फिर उसके बाद में T को और पहली जगह ले आओ, THH, ऐसा बन जाएगा। फिर 0 बार T, तो 0 टेल आएगा, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों हेड ही आएंगे, HHH, ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ। देखो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, कम से कम 1 टेल, उससे और कम नहीं हो सकता। 1 से कम क्या होता है, 0, 0 नहीं हो सकता। 1 टेल आ जाएगा, चल जाएगा। 2 टेल सॉरी हाँ टेल है क्या, हाँ ठीक है, 1 टेल चल जाएगा, 2 टेल चल जाएगा और 3 टेल भी चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 टेल वाले लिख लो, वही HHT, फिर HTH, फिर T पहली स्थान पर आ जाएगा, तो THH, ऐसा बन जाएगा। अब 2 टेल वाले लिख लो, तो TTH, HTT, H को बीच में तो रखा ही नहीं, तो THT, ऐसा हो जाएगा। अब 3 टेल वाले, तो TTT, सॉरी TT एंड T, ऐसा बन जाएगा,
ऐसा हो गया। तो अब ना हम ई को तैयार कर लिया, एफ को भी तैयार कर लिया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्या करें, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो इन दोनों का कॉमन। तो कॉमन में देखो क्या क्या आएगा, ये टी टी एच, ये यहाँ पर है क्या टी टी एच, ये रहा टी टी एच कॉमन है, टी एच टी, अच्छा टी टी एच है तो फिर टी एच टी वाला भी होगा। देखो यहाँ पर बात क्या है, ये टू टी वाला इधर भी है, मतलब 2 बार टी इधर भी है, 1 बार टी इधर भी है और 1 बार टी इधर भी है ना, ये कॉमन आ जाएंगे। 0 टी वाला इसमें आपको मिल जाएगा एच एच एच, और 3 टी वाला इसमें मिल जाएगा वो टी टी टी, ये दोनों में नहीं है। बाकी 2 बार टेल वाला आपको दोनों में मिल जाएगा, 1 बार टेल वाला भी दोनों में मिल जाएगा। तो 2 बार टेल वाले लिख लेंगे, एक तो कौन से, एक तो ये टी टी एच, फिर ये एच को इधर उधर घुमा देंगे तो वो 3 तो वैसे बन जाएंगे, टी एच टी, फिर ये एच टी टी ना, ये है यहाँ पर आप देखोगे ना, ये और ये रहा। फिर 1 बार टेल वाला ये भी यहाँ पर है कॉमन, तो ये 1 बार टेल वाले खुद मन से लिख लेंगे, एच टी एच और ये टी एच एच, ऐसा हो गया। ठीक है, ये भी यहाँ से देखो ये कॉमन मिल गए। इधर एच एच है, एच है, यहाँ पर टी 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 है, ये कॉमन नहीं है, ये दोनों में नहीं है, ये हो गए। अब देखो अब हमें ना क्या निकालना है, क्वेश्चन 6 से लेके 9 तक एक ही क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे बताओ ई बाई एफ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर दोनों का कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। नीचे की तरफ क्या आएगा, टोटल। तो यार टोटल तो वही है ना क्वेश्चन अभी, कि हम 3 कॉइन को, मतलब एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं तो 8 बनेंगे टोटल, तो 8 अभी भी लगता रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा अगला क्या पूछा है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू एफ के अंदर कितने एलिमेंट है, एफ देखो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है और टोटल कितने हैं 8। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा वैल्यूज, ये जो है 6/8 ये ऊपर आ जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू 7/8 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे काटा पीटी करें तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा 6/7, दैट इज 6/7। ऐसे किया हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 6। मेन चीज़ ये है यार, यहाँ पर आप एक बार ये बना लोगे ना, उसके बाद में फॉर्मूला अगर दिमाग में रहेगा तो आप धीरे धीरे ना सारी चीज़ें सेट कर ही लोगे, आप टेंशन लेने नहीं मत है ना। प्रोसेस से चलो, सैम्पल स्पेस लिख लो, फिर ई लिख लो, एफ लिख लो, ई इंटरसेक्शन एफ लिख लो, फिर बस जो भी निकालना फॉर्मूले में, फिर बस मतलब डायरेक्ट तैयार हो जाती चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये है यहाँ पर, 2 coins आर टोस्ट वंस वेयर, फिर फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ई, मतलब यहाँ पे इस बार ना 2 कॉइन को उछालना है, 2 कॉइन्स को, तो वो तो 4 केस ही बनेंगे, बन जाएगा फटाफट। ई में क्या है, ई और एफ से हमें दे रखा ना, ई और एफ ये मैंने लिख लिया वैसे, तो इसके अंदर हमें वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मतलब जब एफ हो चुका हो तब हमें ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो यार 2 coins आर टोस्ट, सबसे पहले सैम्पल स्पेस तैयार कर लो। यहाँ पे 2 कॉइन है, ये और ये, इनको हम उछालेंगे तो इस पर हेड टेल इस पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है ना, तो इनकी जो रीडिंग है ना वो क्या बना लेगी, वो बना लेगी सैम्पल स्पेस, ऑल रीडिंग है ना। तो सैम्पल स्पेस मतलब एस, इसमें कौन कौन आएगा, देखो 2 कॉइन को उछाल रहे हैं तो दोनों पर हेड आ सकता है, पहले पर हेड, और देखो दोनों कॉइन अलग अलग है, ऐसे नहीं सेम है, तो हेड टेल आ सकता है, और पहले पर हेड टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए, और दोनों पर ही टेल टेल ऐसा भी आ सकता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी ई बोला है बस अभी तो, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। ठीक है, तो इस देखो पढ़ो, एस तैयार कर लो, पढ़ के यहाँ पर ई को भी तैयार कर लो, एफ को भी तैयार कर लो, फिर ई इंटरसेक्शन एफ बाद में देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ई को तैयार कर लेता हूँ, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पर टेल आना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, क्या एक ही पर आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 पे, एटलीस्ट 1 पे, या एटमोस्ट 1 पे। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट तो यहाँ पे दे नहीं रखा है ना, 3 चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, मतलब एक कॉइन पर टेल आना चाहिए। इसका मतलब क्या समझा जाए, कि दोनों पर भी आ सकता है क्या टेल। देखो दोस्तों यहाँ पर एटलीस्ट और एटमोस्ट जब नहीं दिया जाता ना, तब हमें दिमाग से खुद को एटलीस्ट और एटमोस्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी अलग डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट लगाना हो तो क्वेश्चन में दे रखा होता है, तो फिर एक ही चीज़ बचती है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जब एग्जैक्टली कई बार होता है ना, एग्जैक्टली नहीं लिखा होता, तो आप बाय डिफॉल्ट वहाँ पर एग्जैक्टली ही चलता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट और एटमोस्ट बाय डिफॉल्ट नहीं चलता।
यहाँ पर क्या है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, इसका मतलब एक ही कॉइन फिक्स एक पर क्या आएगा, टेल आएगा। दोनों पर टेल आ जाए ऐसा नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो ई के अंदर क्या आएगा, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक ही कॉइन पर टेल किस पर है, एक बार टेल इस पर है एच टी, है ना, एक बार ही तो आया टी और एक टी एच, तो इसमें क्या हो जाएगा एच टी और टी एच। टी टी को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें दो कॉइन पर टी है, इसलिए नहीं लेंगे। यहाँ पर वन कॉइन के लिए बोला है, ये हो गया ई के अंदर एच टी टी एच। अब लिखते हैं एफ। देखो एफ के अंदर क्या आएगा, वन कॉइन शोज हेड, एक, देखो यहाँ पर भी वन कॉइन है, मतलब एक ही कॉइन पर हेड आना चाहिए, तो एक ही कॉइन पर, देखो इसमें तो दो हेड है, ये नहीं लेंगे, और वो टी टी उसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो जीरो हेड है, तो इन दोनों को ही लेंगे हम अगेन। क्या आ जाएगा एच टी कोमा टी एच, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे घुमा फिरा के एक ही बात दे रखी है, ये टेल वाली बात दे रखी है एक बार आ जाए, इधर हेड वाली बात दे रखी है एक बार आ जाए, है ना, तो यही बनेगा सेम टू सेम। तो ये दोनों मिल गए हमें। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाल लेना चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालूंगा, तो क्या आएगा, देखो दोनों में दोनों एलिमेंट्स कॉमन है, तो इनका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन में दोनों ही चीज़ें कॉमन है, तो सब कुछ ही आ जाएगा वापस, एच टी और टी एच, ये मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें देखो जो चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, ये चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो ऑलरेडी हैपेंड है ना उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, तो यहाँ पर इस डंडे के बाद में क्या है एफ, मतलब ये ऑलरेडी हैपेंड है, जो इसके बाद आता है वो ऑलरेडी हैपेंड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे और ऊपर की तरफ कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पर अब एक एक चीज़ निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, दो, ये और ये, और वैसे तो यहाँ पे दो तो ऊपर आ जाएगा, नीचे की तरफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये सैम्पल स्पेस में कितने, चार है ना, चार, तो 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया कितना 1/2, तो ये मैं यहाँ पे रख दूंगा 1/2 पर रख दिया। नीचे की तरफ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी तैयार कर लेता हूँ। एफ में कितने एलिमेंट है, एक और दो, दो एलिमेंट है, और नीचे टोटल कितने आ जाएंगे, चार, कट जाएगा तो 1/2, ये 1/2 यहाँ पे नीचे रख देंगे, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 1/2 से 1/2 कट ही जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस बार क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहीं पर लिख रखा मैंने, देखो ई में क्या दे रखा है, नो टेल अपीयर्स, टेल नहीं दिखना चाहिए हमें, ये बोल रखा है ई के अंदर, तो ई को चलो तैयार करते हैं। टेल, नो टेल अपीयर्स, दिखना ही नहीं चाहिए टेल, तो एच टी में दिख रहा है, टी एच में दिख रहा है, टी टी में दिख रहा है, किस में नहीं दिख रहा, वो आएगा एच एच, एच एच में हमें टेल नहीं दिख रहा, तो ई इसी बात को मानेगा, एच एच आ जाएगा ई के अंदर, ठीक है। अब देखो एफ में क्या बोला है, एफ में बोला है नो हेड अपीयर्स, उसका उल्टा यहाँ पे बोल दिया कि हेड नहीं दिखना चाहिए। अब तो हेड किस में नहीं दिख रहा, टीटी में नहीं दिख रहा, तो एफ के अंदर क्या आ जाएगा, टीटी आ जाएगा, ठीक है। ई में बोल रखा है नो टेल अपीयर्स, तो यहाँ पे टेल नहीं दिख रहा, तो सही बात है। एफ के अंदर नो हेड अपीयर्स, तो वो उस हिसाब से हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, ये भी लिखना पड़ेगा। तो देखो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इनका कॉमन क्या है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट है एच एच, और यहाँ पर क्या है टी टी, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको दो मत मानना, एक ही है ना। तो अब यार इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं ना, ये अलग है ये अलग है, तो कॉमन क्या है, ऐसे खाली सेट बन जाएगा, एम्प्टी सेट, जिसको आप 5 भी लिखते हो, ठीक है। तो देखो अब जब ऐसा हो जाता तो हम ई की इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी अब खाली सेट है, एम्प्टी सेट है 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट, हो ही नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी चाहिए होगा हमें, तो इसमें एक ही एलिमेंट है टी टी, तो एक एलिमेंट इसका फेवरेबल हो गया, और नीचे टोटल, टोटल कितने यहाँ पे 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा बन गया। हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इन सभी क्वेश्चन में ई बाई एफ ही चाहिए, तो एफ उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे, और ऊपर की तरफ इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो इनका इंटरसेक्शन जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना 1/4, तो इस 0 का कोई, अब 0 सबको खत्म कर देगा, 0 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या है 1, और सेकंड पार्ट का आंसर क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन आ नहीं पाया, और यहाँ पे जो कॉमन आया वो एक्चुअली दोनों में, मतलब इनमें तो सब में सेम ही हो गया सब कुछ, और यहाँ पे कुछ कॉमन बन नहीं पाया, इसलिए 0, ठीक है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फिर ई दे रखा है 4 अपीयर्स ऑन दी थर्ड टॉस, फिर अच्छा ये एफ दे रखा है यहाँ पर ना, ये दिस इज एफ, दूसरा वाला जो इवेंट है ना वो एफ है, उसमें क्या दे रखा है 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज। तो देखो दोस्तों यार मैं कहता हूँ हमेशा कि आप है ना एस मतलब सैम्पल स्पेस तैयार किया करो, लेकिन यहाँ पर हम तैयार नहीं कर सकते, क्यों, जैसे यहाँ पर ना एक डाई को हम 3 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं,
जब हम एक डाई को, जैसे एक पासा, डाई मतलब पासा, उसको हम एक बार थ्रो करते हैं ना तो सैम्पल स्पेस ये होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तब उसमें नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ये सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, 6 होंगे। जब हम एक डाई को 2 बार फेंकते हैं, है ना, रोल ए डाइस ट्वाइस, या फिर 2 डाइस को करते हैं, मतलब कुछ कैसा भी समझ लो, तब पहली बार 1 2 3 4 5 6 और दूसरी में 1 2 3 4 5 6 ये आते हैं। तो इनके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं भाई, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, तो वही बन जाते हैं 36 ना। वो कितने बन जाते हैं, 36। अब अगर मैं यार 3 डाइस को फेंकूंगा या फिर एक डाई को 3 बार फेंकूंगा तो यहाँ पर एक और डायग्राम आ जाएगा, उसके भी 1 2 3 4 5 6। तो इसके 6, इसके 6, जब 2 थे ना तो 6 इंटू 6 कितने हो गए थे, 36। जब 3 बार आ जाएंगे ना तो फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा टोटल, 260, 216। 216 एलिमेंट फिर मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, फिर क्वेश्चन कब होगा, ठीक है। तो वैसे उस पूरे को लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हम सैंपल स्पेस क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ये मिल जाए कि भाई उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, है ना, उसमें एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहाँ पर तो अब लिख ही नहीं पाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी हम थोड़ी बहुत बात तो करेंगे, यहाँ पर हम सैंपल स्पेस की बात तो करेंगे, एटलीस्ट ये पता चल जाएगी उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को हम 3 बार फेंक रहे हैं। पहली बार फेंका, उसकी कोई ना कोई रीडिंग आई, फिर दूसरी बार फेंका, उसके भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। ऐसे ही हम तीसरी बार भी फेंकेंगे, ठीक है। जैसे इसको फेंकेंगे तो वही 1 2 3 4 5 6, इसको फेंकेंगे तो भी 1 2 3 4 5 6, क्या फेंका अब 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया, ठीक है। तो ऐसा में बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, और हमें ना एक डाई को 3 बार फेंकना है, मजबूरी है। तो इसके 6 केस, इसके भी 6 और इसके भी 6 लगा दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216, ठीक है। बहुत सारे बनेंगे, इतने सारे केसेस बनेंगे। तो हमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस हम डायरेक्ट ई पर आ जाते हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस हो गया, समझ लिया। यहाँ पर सैंपल स्पेस यही नहीं है, बनेगा तो खूब सारे 216 एलिमेंट जब तक बनेंगे नहीं तब तक लिखते रहेंगे, लेकिन लिखना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई ई एलिमेंट देखो, ई इवेंट में क्या दे रखा है, ई इवेंट में क्या बोल रखा है, 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। ई के अंदर क्या है कि भाई जो भी थर्ड टॉस होगा ना उस पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। पहले और दूसरे पर कुछ भी आ सकता है, जो तीसरा ना, तीसरा टॉस, थर्ड टॉस पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे इनके ना बहुत सारे बनेंगे, 1,1,1 एक बन गया, 1,1,2 दूसरा बन गया, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। तो हमें ना ई इवेंट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स चाहिए जब वो तीसरे नंबर पर क्या रख रखा हो, 4 रख रखा हो, ठीक है। अब देखो ऐसे कितने बनेंगे, यहाँ पर 2 जगह खाली है, ये और ये। जो तीसरी डाई है ना, तीसरी डाई ये में कितना आंसर देगी, ये 4 आंसर देगी ये। तो यहाँ पर हमें ना पहले से दे रखा है कि तीसरी डाई पर, मतलब तीसरी डाई या फिर तीसरी बार में 4 आएगा ही आएगा। बाकी 2 जगह खाली छोड़ रखी है ना, 2 जगह यहाँ पर खाली छोड़ रखी है। तो इनकी जगह क्या आएगा, इन देखो 2 जगह खाली छोड़ रखी है ना, तो इनकी जगह ये आ जाएगा सारा। यहाँ पर टोटल, यहाँ पर भी 2 जगह भरेंगे ना, तब भी यहाँ पे 36 केस बन जाएंगे, मतलब बहुत सारे केस बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा से अंदाजे से लिख दूंगा, मतलब ऐसे सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्टिंग इधर 2 एलिमेंट लिखेंगे, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट वाला लिख देंगे, ऐसे इधर भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है। एक अंदाजा आप हमें रहना चाहिए फिर भी। तो यहाँ पर देखो ई के अंदर क्या क्या आएगा, ई इक्वल टू सबसे पहले 1 1 1 1,1,4 ऐसे। फिर देखो थर्ड इज फिक्स है ना, थर्ड नंबर पे जो 4 है ना वो फिक्स है तो है, अब उसको छेड़ना ही नहीं है। आप इन दोनों को, इन दोनों में मतलब अदला बदली कर सकते हो, जो कुछ करना हो इन दोनों में कर सकते हो। फिर अगला क्या आएगा, 1,2,4, 4 को हाथ नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद में 1,3,4 ऐसा हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, 1,6,4। मैंने ये जो 1 है ना, दूसरे बीच वाला जो नंबर है, इसको मैंने बढ़ाया यहाँ पे। अब मैं अगली रो में आ जाऊंगा, अब मैं पहले वाले नंबर को एक कदम बढ़ा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 2,1,4 इधर आ जाएगा। फिर अब मैं जैसे ऐसे रो वाइज चलता हूँ ना, रो वाइज, तो बीच वाले को बढ़ा रहा हूँ। ऐसे कॉलम वाइज चलूंगा ना तो पहले वाले को बढ़ा रहा हूँ। तो फिर क्या जाएगा 2,2,4, ऐसे 2,3,4, ऐसे करते करते लास्ट में 2,6,4, ठीक है। ऐसे देखो अब 1 आ गया, अब पहले पे 2 आ गया, फिर पहले पे 3 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा, पहले पे 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 1 1, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर लास्ट वाला तो है ही, लास्ट वाला इज फिक्स्ड 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,2,4, फिर 6,3,4, ऐसे करते लास्ट में 6,6,4 ऐसा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों।
ये आया सब कुछ ई के अंदर, ये ई के अंदर आ गया। अब यार ई चलो हो गया, अब रुक जाओ, अब हम एफ कर लेते हैं, अब ई को ज़्यादा नहीं देखेंगे। एफ में क्या है, 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेज। 6 आना चाहिए फर्स्ट पर, मतलब क्या बोला, रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेज। पहली बार उछालेंगे तो 6 ही आना चाहिए, दूसरी बार उछालेंगे तो 5 आना चाहिए। 6 ये वाला, 5 ये वाला। तीसरी बार के लिए कुछ नहीं बोला, तो तीसरी बार में कुछ भी आ सकता है इनमें से। तो देखो क्या बन जाएगा, एफ के अंदर क्या होगा, पहली बार में 6, दूसरी बार में 5, तीसरी बार कुछ बोला नहीं है तो 1 आ सकता है। ऐसे फिर 6 5 2 आ सकता है, फिर 6 5 3 आ सकता है, 6 5 4 आ सकता है, 6 5 5 भी आ सकता है, एंड 6 5 6 भी आ सकता है। ऐसा बन गया, ठीक है। तो इन सब में देखोगे तो 6 और 5 ये फिक्स है, क्वेश्चन में यही तो बोला है। तो देखो यार, अब ना ई आ गया, भले बहुत बड़ा आया लेकिन आ गया है ना, और फिर अपना एफ भी आ गया। ई और एफ आने के बाद क्या करते हैं हम, ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ में देखो थोड़ा स्मार्टली करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको ऐसे देख लेख के ही बैठे रहेंगे। ई में क्या है, ई में मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ई के अंदर हो क्या रहा है, ई के अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना 4, वो फिक्स है, आप देखोगे तो, है ना। पहला और दूसरा वेरी कर रहा है लेकिन लास्ट वाला फिक्स है। और एफ के अंदर पहला और दूसरा ये फिक्स है, लास्ट वाला वेरी कर रहा है। अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन में देखो हम इनकी ना ऐसे एक एक देख देख के नहीं लिखेंगे, थोड़ा बहुत हम सोच के लिख लेंगे। कैसे भाई, एफ के अंदर ना स्टार्टिंग में 6 और 5 आ रहा है, और ई के अंदर लास्ट में 4 आ रहा है, तो उसकी वाली प्रॉपर्टी यहाँ मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया ना। वो ई का कहना क्या है, ई का कहना बस इतना सही है कि भाई लास्ट में ना 4 होना चाहिए, तो आप 4 यहाँ पे ढूंढ लो ना, एफ के अंदर ढूंढ लो, ई वाली प्रॉपर्टी एफ के अंदर ढूंढ लो, तो इनके अंदर लास्ट में 4 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। तो यही एक मात्र ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर लास्ट में 4 भी है, जो कि आपको इधर मिल ही जाएगा, पक्का मिल जाएगा। यहाँ पे हमने डॉट 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 लगा दिया ना, इसलिए वो दिखा नहीं, वो कहीं पे बीच में आ गया। 6 5 4, वैसे 6 5 4 यहाँ कहीं पे, इससे जस्ट पिछला वाला ही तो होगा यार, ये 6 6 6, ये 6 6 4 है ना, तो इससे पहले मिलेगा 6 5 4 ना। और इसकी स्टार्टिंग में देखोगे तो दोनों 6 और 5 है भी, जो कि एफ की प्रॉपर्टी को बताते हैं, लास्ट में 4 ई की प्रॉपर्टी को बताता है। तो इन दोनों में कॉमन यही एलिमेंट है, 6 5 4, ऐसे कर लिया। अब है ना, अब अपना क्या काम है, ये सबको तो हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो इसमें भी वही सवाल चल रहा है अभी कि ई बाई एफ बताओ। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर आ जाएगा इंटरसेक्शन और नीचे आ जाएगा एफ, ये जो डंडे के बाद है ना एफ, वो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है, एक ही है। यहाँ पर अगर मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊँ ना, तो वो एक ही एलिमेंट है, ठीक है। इसको 3 एलिमेंट मत मानना, एक डाई को 3 बार उछाल रहे हैं, तीनों की ऑब्जर्वेशन जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक आपका एक एलिमेंट पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले पे 6, फिर ये और ये, ऐसे ये बन गया अपना एक एलिमेंट, ठीक है। तो इसके फेवरेबल एलिमेंट कितना, एक, नीचे नीचे आएगा टोटल। टोटल कितना है, मैंने बोला ना सैम्पल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 216। तो एक डाई को 3 बार उछालेंगे ना, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 216, ठीक है। ये लिख लिया। उसके बाद में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो एफ कहाँ है, ये तो ई है, और ये रहा अपना एफ। इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6, और नीचे कितना देगा 216, ऐसा सॉरी 216। तो ये वैल्यू भी मैं यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ से ये निकाल लिया और उधर से ये निकाल लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये 1/216 नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये कितना है, 6/216, ये यहाँ पे 216 से 216 कट जाएगा, कितना आ गया आंसर, 1/6, ये मिल गया हमें, ठीक है। तो ऐसा बना अपना क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा है यार, मतलब डेटा है वाकई में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इसको ना आपको स्मार्टली डील करना पड़ेगा। आ सकता है क्वेश्चन में, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में भी आ सकता है ये। तो आप इसको इतना दिखा दोगे ना, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोला मदर, फादर एंड सन, ये 3 लोग हैं, लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। उनको एक फ़ोटो खिंचानी है, तो वो एक लाइन में खड़े हो गए, तो ऐसे मतलब तीनों में दिख रहे हैं ना, इस हिसाब से। तो यहाँ पर ई जो इवेंट है ना, उसमें क्या क्या बोल रखा है, सन ऑन वन एंड, तो ऐसे अभी बना लेंगे। फिर जो एफ इवेंट है ना, उसमें बोल रखा है फादर इन मिडल। तो पहले ना सबसे पहले क्या तैयार करो, सैम्पल स्पेस, कि भाई
ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे कैसे कैसे, वो कैसे कैसे अलग अलग टाइप की फ़ोटो खिंचा सकते हैं, वो सबसे पहले लिखो। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सैम्पल स्पेस एस इक्वल टू, देखो क्या आएगा इसमें। आप ना अभी इनके बारे में मत सोचो कि भाई सन मिडल में है या फिर एक वन एंड पर है या फिर फादर मिडल में, ऐसा मत सोचो। पहले सैम्पल स्पेस मतलब टोटल, तो ई और एफ दोनों भूल जाओ, पहले ये सोचो कि मदर फादर और जो सन है ना, वो कितने प्रकार से अलग अलग टाइप से एक फैमिली फ़ोटो खिंचा सकते हैं ना। ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है ना वो लिखो सबसे पहले। तो एक तो इसी ऑर्डर में लिख लो, एम एफ एस, एम मतलब मदर, फिर एफ, अच्छा कोमा नहीं लगा रहा, चलो ऐसे लिख लेता हूँ, एम एफ एस, ऐसा हो गया, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, कोमा यहाँ पे लगा देता हूँ कोमा। फिर अब देखो मदर को हम यहीं पे रखते हैं इस कोने पर, और ये जो एफ और एस है ना, इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम एफ एस के बाद में एम एस एफ, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब और ज़्यादा इनको हम इधर उधर कर नहीं सकते, अब हम एम, अब देखो इन दोनों में स्टार्ट कौन कर रहा था, एम, अब हम चलो एफ से स्टार्ट करवा देते हैं, फादर से, तो फादर इधर एफ, इधर क्या बचेगा एम और एस। अब एफ को यहीं पे रखो, अभी इनमें मतलब इसमें इसी कॉम्बिनेशन में एफ स्टार्टिंग में रहे, तो एम और एस का एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है कि एस इधर आ जाए और एम लास्ट में, ऐसे, ठीक है, ऐसे एफ एस एम। और क्या है, देखो इन दोनों में एम ने शुरुआत किया, इन दोनों में एफ ने शुरुआत किया, अब एस शुरुआत कर देगा, तो एक बन जाएगा एस एफ एम और एक बन जाएगा एस एम एफ। ये वैसे हो गया यार, जो होता है ना ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर ए शुरुआत कर दी, अब बी आ जाएगा, बी ए सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, सी बी ए, ऐसे है ना, सिक्स ही बनते हैं ऐसे में। ये हो गया एक टाइप से परम्यूटेशन है, ये परम्यूटेशन अरेंजमेंट। अब देखो, अब हमें सैम्पल स्पेस बढ़ने के बाद में यहाँ पे पता कर लो कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप ई निकालोगे ना, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब ई सबसे पहले सैम्पल स्पेस, फिर निकालो ई, तो देखो ई में क्या आएगा, सन ऑन वन एंड। अब कौन सा एंड है, लेफ्ट वाला या राइट वाला, ये नहीं बोला, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। सन ऑन वन एंड कहाँ कहाँ पर है, देखो इधर ये कोने पर है सन, तो एम एफ एस, और इधर इस पर भी है कोने में सन, है ना, एफ एम एस, एफ एम एस कोमा। और देखो इन दोनों में कोने पर है ना, स्टार्टिंग में आ गया एस एफ एम और एस एम एफ, एस एफ एम और एस एम एफ, ऐसा हो गया, ठीक है। तो सन ऑन वन एंड ये बन गया। अब उसके बाद में हम निकालते हैं क्या, एफ। तो एफ क्या है, फादर इन मिडल। जो एफ है ना, एफ वो मिड में होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पर है बीच में, तो ये लिख लेता हूँ मैं एम एफ एस, और यहाँ पर एस है, यहाँ पर एम है बीच में, यहाँ पर एस है, ये रहा एक एफ, है ना, क्या एफ बीच में ना, फादर मिड में है, तो एक एस एफ एम ये बन जाएगा, एस एफ एम, और लास्ट वाले में एम बीच में आ गया, ठीक है। ये बन गए अपने ई और एफ। जैसे हम ये पता कर लेते हैं, इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का कॉमन निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ये पता कर लेंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ में देखो क्या क्या कॉमन है, एम एफ एस ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, एक ये कॉमन हो जाएगा, एस एफ एम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो ये इसके दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो ये दोनों आ जाएंगे इन दोनों के कॉमन में, एम एफ एस कोमा एस एफ एम, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करें, जैसे हमें ई एफ और ई इंटरसेक्शन एफ मिल जाता है, फिर हम कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी वाला काम चालू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और वो जो हमें बोला था ना यार, शुरुआत से मैं एकदम चाबी भर के छोड़ दिया कि डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इन एक्सरसाइजेज 6 to 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक यही काम करना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर भी तो करना ही पड़ेगा। क्या निकालना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ये तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, और नीचे की तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वैल्यूज़ डालेंगे। देखो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये ऊपर वाला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, इसमें ये 2 एलिमेंट है, 2 बाई टोटल एलिमेंट्स कितने हो, उसके लिए तो हमें सैम्पल स्पेस में जाना पड़ेगा, 6 है टोटल एलिमेंट्स, यहाँ पे 6 आ गया, तो 2/6, इसको काटोगे क्या रहने दो, बाद में देख लेंगे। अच्छा हमें ये भी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेता हूँ, इक्वल टू, तो एफ में कितने एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, और टोटल कितने हैं, 6। तो ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दूंगा मैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है वो कितना है, 2/6, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/6। ये तो दोनों सेम है, कट के आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बन गया। सब एकदम मस्त अप्रोच है ये, पहले सैम्पल स्पेस लिख लो, फिर बाद में ई एफ
ई इंटरसेक्शन एफ, फिर बाद में प्रोबेबिलिटी वाला काम तो खटाखट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 10। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। ठीक है, दो पासे लिए, एक ब्लैक कलर में है, एक रेड कलर में है। फिर क्या पूछा है, ए पार्ट में पूछा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ये जो ब्लैक वाली डाई है ना, इस पर 5 आ गया, तो हमें बताना है कि इन दोनों का कुल मिला के जो सम है, दोनों को जोड़ेंगे ना दोनों नंबर्स को, तो वो 9 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 9 है, 9 के बराबर नहीं है ना, ग्रेटर देन 9, तो 9 नहीं आएगा, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 12 ही आ सकता है, 6 + 6 वही नंबर मैक्सिमम होते हैं। फिर एक और पार्ट दे रखा फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे बाद में जब करेंगे तब। यहाँ पर ना यार ब्लैक डाई, ये जैसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी आती है ना, एक सैम्पल स्पेस अगर मिल जाए तो बढ़िया मजा आ जाए। तो यहाँ पर एक ब्लैक डाई को उछाल लें और एक रेड डाइस को हम उछाल लें, है ना, तो अपना जो सैम्पल स्पेस होगा ना वो इस प्रकार का होगा। अब इसमें ऐसा समझ लो कि पहला वाला नंबर ब्लैक है और दूसरा वाला नंबर रेड है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। फिर भी मैं एक बार में खुद से लिख देता हूँ, आप बस एक सेकेंड रुको। तो देखो दोस्तों, ये ऐसा बन जाएगा अपना सैम्पल स्पेस। यहाँ पर जो पहला नंबर है ना, वो पहली वाली डाई का है, जो कि समझ लो कि ब्लैक डाई है, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से लिख दिया। फिर जो दूसरा नंबर है ना, यहाँ पर जो भी आप देखोगे, कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर उठा के देख लो, तो उसमें जो दूसरा नंबर है वो मैंने रेड कलर से लिखा है, तो समझ लो कि वो दूसरे रेड डाइस की उसका नंबर है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर टोटल बनेंगे उतनी 36, दो डाई है ना, भले ही रेड हो ब्लैक हो कैसे भी हो, दो डाई है तो टोटल 36 यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, सैम्पल स्पेस में नंबर, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस इक्वल टू 36। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो यार अब हम ना, अभी हमें ये ए पार्ट करना पड़ेगा। देखो ए पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें एक इवेंट को ई और दूसरे को एफ मानना पड़ता है। ई किसको माने, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, चलो उसको ई मान लेते हैं, और जो गिवन है उसको हम एफ मान लेंगे। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। तो हम जो ई इवेंट है वो इसी को मान लेंगे कि जो सम है वो क्या है, ग्रेटर देन 9। ठीक है, ग्रेटर देन 9। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सम ग्रेटर देन 9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सम है वो 10 हो सकता है, जो सम है वो 11 भी हो सकता है, और जो सम है वो 12 भी हो सकता है। 12 हाईएस्ट है, क्योंकि लास्ट सबसे बड़ा नंबर ये है 6, और 6 + 6 कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो यार अब देखो, ई के हमें एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, ऐसे नहीं यहाँ पे ऐसे लिखने से काम नहीं चलेगा, एलिमेंट्स चाहिए हमें। तो सम ग्रेटर देन 9, ऐसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन उठाएंगे तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, 9 से बड़ा होना चाहिए सम 10 वाले कौन से हैं, देखो ये रहा, आपको ये वाला देखना पड़ेगा, 6 4 5 5 और 4 6 है ना, ये वाले इन तीनों को जोड़ोगे ना ऐसे डायगनली, देखो इनका समेशन हमें मिलेगा 10, 6 5 और 5 6 इनका मिलेगा 11, और ये 6 6 इसका मिलेगा हमें 12। तो इनको मैं लिख लेता हूँ। तो मैंने ना इन एलिमेंट्स को लिख लिया है, 6 ये 6,4 ये आ गया, 5,5 ये भी आ गया, 4,6 वो भी आ गया, फिर 6 5 और 5 6 6 5 5 6 ये भी आ गया, और 6 6 ये भी आ गया। इन सब में आप समेशन निकाल के देखोगे ना तो सम ग्रेटर देन 9 आएगा। ये रेड और ब्लैक समझ रहे हो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये अलग अलग डाई से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया ई। अब हमें एफ को भी मानना पड़ेगा। एफ उसको मान लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब जो इवेंट गिवन है वो क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9, ये तो ई मान लिया। और ये है गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, जो ब्लैक डाई है ना उस पर 5 आ चुका है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ इवेंट में ब्लैक डाई रिजल्ट्स इन 5। ठीक है, उस पर 5 आ चुका है ब्लैक डाई पर। तो 5 देखो कहाँ पर आए, ब्लैक वाला देखो, ब्लैक वाला ये है 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5, और ये इन सब में जो पहला वाला नंबर है ना ब्लैक, वो ब्लैक कलर में है, वो है 5। तो ये आ जाएंगे अपने एफ के अंदर, इनको भी मैं लिख लेता हूँ। तो ऐसा मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना ब्लैक डाई मतलब पहला वाला, ये सब में क्या है, पहला वाला 5 है। ठीक है, ऐसा बन गया। तो अब ना, अब क्या किया जाए, अब हमें ना ई मिल गया, एफ मिल गया, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 को मैंने ई बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए गिवन डेट। तो यहाँ पर मैं ऐसा डंडा लगा दूंगा। फिर क्या बोला, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 इसको मैंने एफ मान रखा है। तो मैं ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो उस केस में मेरे को एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, साथ ही साथ इनका वो इंटरसेक्शन भी चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है ना उसमें वो चाहिए मेरे को। तो मेरे को चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब मैं ना ऐसे बार बार अलग अलग कलर में नहीं लिखूंगा, बहुत लिख लिया। तो यहाँ पर मैं एक साथ देखो, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा,
इनका कॉमन पार्ट, कॉमन कौन सा आएगा? देखो स्टार्टिंग वाला, ये एफ क्या कह रहा है, स्टार्टिंग वाला 5 है, पहला नंबर 5 है, तो पहला नंबर 5 तो ये अपने इसमें है और इसके अंदर है ना, और कहीं तो है नहीं। तो देखो ना, ये 5 5 ये यहाँ पर है, 5 5 5 6 ये यहाँ पर है, 5 6 है ना। ये इन दोनों में दो एलिमेंट कॉमन है, 5 5 और 5 6, और कोई कॉमन नहीं है क्योंकि ये सब 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी यहाँ पर कोई 5 से स्टार्ट हो ही नहीं रहा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, क्या? 5 एंड 5 6 ऐसा बन गया। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें यही तो चाहिए, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ग्रेटर देन 9 व्हेन ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ, नीचे की तरफ क्या आएगा, जो इस डंडे के बाद है ना 5 एफ वो आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले ये निकाल लेते हैं, यहीं से निकाल लेता हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने एलिमेंट है? 2, एक ये और एक ये, तो 2 पर आ जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, ये यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, टोटल कितने एलिमेंट्स है? 36 है, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, डिवाइड बाद में कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वहाँ से निकालूंगा, पी ऑफ एफ कितना होगा, उसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, 6 ब्रैकेट 6 एलिमेंट। नीचे कितने एलिमेंट है? देखो इतने सारे हैं, कितने? 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज उठाऊंगा और इधर में पुट कर दूंगा इसमें, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 2/36 डिवाइड बाई 6/36, ये आ जाएगा नीचे 6/36, काटा पीटी 36 36 कट गया, 2 इस 6 को काटेगा तो यहाँ पे 1/3 बच जाएगा, कितना? 1/3, समझ गए? तो ई की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी हो चुका है, उसकी आंसर कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8। ठीक है, इसको फिर हम ई मान लेंगे। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। अच्छा, सम 8 कहाँ पर मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं। सम 8 कहाँ पर मिलेगा? 8 आना चाहिए सम। देखो ये 6,2 है, फिर 5,3, 4,4, 3,5, 2,6, इन सबको जोड़ोगे ना इनके नंबर्स को, तो आपको क्या मिलेगा? सम मिलेगा 8। तो ई एलिमेंट के अंदर, ई इवेंट के अंदर ये एलिमेंट आ जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर क्या है? गिवन दैट रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, जो रेड कलर में है ना वो 4 से कम होना चाहिए। तो ऐसा तो खूब सारे हैं यार, ये 4 से कम है ना, क्या है? लेस देन 4, तो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो देखो ये वाले आ जाएंगे, ये 3, ये 3, ये 3, ये इन सब में देखोगे ना, सॉरी 3 नहीं, 6 6 6, ये 6, ये 6 और ये 6, इन सब में जो रेड कलर से मैंने लिखा है, जो दूसरा वाला नंबर लिखा है ना, तो ये आप देखोगे ना नंबर, ये 4 से छोटा है, 1 है, यहाँ पे 4 वाला नहीं आएगा, यहाँ पे बोला लेस देन 4, तो 1 वाला आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा, 3 वाला आ जाएगा, रेड कलर में जो लिखा हुआ है ना दूसरा वाला एलिमेंट, वो सब 4 से कम है। तो ये एफ के अंदर आ जाएंगे क्योंकि ये गिवन है, और सम 8 वाले में ये 5 लोग आ जाएंगे। तो इनको मैं लिख लेता हूँ अब अगले पेज में। तो देखो दोस्तों, ऐसा मैंने लिख लिया है, ई मतलब सम इक्वल टू 8, तो ये 6 2 5 3 4 4 3 5 एंड 2 6, यहाँ पे जो पहला नंबर है वो ब्लैक का है, जो दूसरा नंबर है वो रेड वाला है। फिर एफ इवेंट क्या माना, ये गिवन है ना, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, तो यहाँ पे जो रेड कलर में है ना, जो दूसरा वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है वो लेस देन 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। ठीक है, जो कि होते हैं क्या, लेस देन 4। तो ई आ गया, एफ आ गया। अब क्या निकालते हैं इसके बाद में हम? ई इंटरसेक्शन एफ। क्या निकालते हैं? ये सब करने के बाद में ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? कॉमन आएगा। कॉमन देखो कैसे निकालेंगे इनका। इसमें क्या बोला? सम 8 है, और इधर तो बहुत सारे हैं, है ना, ये सब 1 2 3 ये मतलब छोटे छोटे। तो एक काम करते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी इधर ढूंढ लेते हैं, फिर इधर वाली प्रॉपर्टी उधर ढूंढ लो। तो उससे क्या होता है कि हमें ना कॉमन चीज़ें मिल जाती है ना, ऐसी चीज़ जो कि दोनों चीज़ फॉलो करे, ऐसे नंबर हमें मिल जाएंगे। तो सम इज़ 8, ये वाला इधर ढूंढ लेते हैं। देखो सम 8 कहाँ कहाँ होगा, एक तो ये है 6,2 और एक 5,3, है ना। तो ये जो 6,2 यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, ऐसे 5,3 यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है ना। बाकी नंबर आपको नहीं मिलेंगे ना यहाँ पर, और कौन से, जैसे यहाँ पर 4,4 है, तो 4, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगला रेड कलर में 5 आ गया, रेड कलर में यहाँ पे 6 आ गया, जबकि रेड डाई में तो 4 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, तो वो बाकी नहीं मिलेंगे। बस ये मिलेंगे 6,2 6,2 और ये 5,3 5,3, 2 एलिमेंट मिलेंगे 6,2 एंड 5,3। ठीक है, इतना हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, देखो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, क्या गिवन है, क्या पूछा है।
ऑब्टेनिंग हमें निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट, गिवन क्या है, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। गिवन ये है कि ये एफ वाला जो इवेंट है ना, ये गिवन है हमें, तो हमें ये चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, गिवन क्या है एफ, वो डंडे के बाद में आ जाएगा और पहले क्या आएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, सम इज 8, तो ये ई वाला एलिमेंट है ना, ये पहले आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नीचे। तो ई इंटरसेक्शन एफ इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें 2 एलिमेंट है, डिवाइड बाई नोट, नीचे आ देंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब हम 2 डाई को उछाल लें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 36, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये डाल देंगे इधर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी चाहिए। तो एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर देखो एफ में 1 2 3, 3 इधर है, ऐसे 6, तो टोटल हो जाएंगे 18, 6 6 6, 18 एलिमेंट्स इसमें, और टोटल कितने होंगे 36। ये दोनों उठाएंगे और इसमें हम डाल देंगे फॉर्मूला में, तो क्या मिल जाएगा हमें, इधर देखो आंसर, पी ई इंटरसेक्शन एफ में ये आ जाएगा 2/36 डिवाइड बाई पी एफ ये है अपना 18/36, 36 से 36 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा 2/18, 2 इसको काटोगे तो 1/9 ये मिल जाएगा, ठीक है। 2 और 18 को काटेंगे ना 2 से तो 1/9 मिल जाएगा। तो ऐसा हुआ ये अपना क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हम ऐसा पढ़ के पता कर लेंगे कि भाई हाँ गिवन क्या है, वो इस डंडे के बाद आ जाएगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो इस डंडे से पहले आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11, एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ इसकी सीरियसनेस। क्वेश्चन नंबर 11, ए फेयर डाई इज रोल्ड, तो यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस है उसमें डाई वाले मतलब 1 2 3 4 5 6 वो आ जाएंगे ना, पासे वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। कंसिडर इवेंट्स, ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है ना, 1 3 5 2 3, यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसे। फर्स्ट पार्ट ऐसे है, पी प्रोबेबिलिटी बतानी है ई बाई एफ, एफ बाई ई, इधर ई बाई जी, जी बाई ई, चलो ये तो निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट में ये है ई यूनियन एफ, फिर यहाँ पे व्हेन जी इज गिवन है ना, ऐसे ऐसे दे रखा है यहाँ पर, मतलब बाई जी ऐसा लगा रखा है। ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब किसकी निकालनी है, ई इंटरसेक्शन एफ की, कब, जब जी हमें दे रखा हो ऐसे। तो यार ऐसे जो है ना ये वाली जो ये चीज़ें ये हमें निकालनी पड़ती है पहले से, है ना, ये हम पहले से तैयार कर लेंगे। मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद हो ना तो आप आगे पीछे सब कुछ निकाल सकते हो, मेन बात ये है। देखो अभी तो फिलहाल काफ़ी आसान है। अच्छा सबसे पहले सैम्पल स्पेस तैयार कर सकते हो क्या यहाँ पर, चलो कर ही लेते हैं ना। यहाँ पर ए फेयर डाई है तो एस मतलब सैम्पल स्पेस में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा। और इनकी जो छोटी मोटी प्रोबेबिलिटीज़ है वो भी तैयार कर लो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, यहाँ पे कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 3/6 आ जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब काटने की जरूरत नहीं है, काट लेंगे बाद में, हो सकता है कि बाद में और आसान हो जाए काटने के, है ना, अभी काटोगे तो बाद में मुश्किल हो जाए। तो अब जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ ये भी तैयार कर लो, इसमें 2 एलिमेंट है और टोटल कितने 6, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ये भी तैयार कर लो, इसमें कितने एलिमेंट है 4, तो यहाँ पे 4/6 आ जाएगा। अब ना यार कुछ चीज़ें और तैयार कर लो, जैसे यहाँ पर ना ई यूनियन एफ ये और ये पूछा गया है, वैसे इनको ना तैयार करने की जरूरत नहीं है, चलो उसी टाइम देख लेंगे, पार्ट वाइज ही देख लेंगे, है ना, जैसे जैसे पार्ट आएगा उसी हिसाब से देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पर आते हैं पार्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ और यहाँ पर एफ बाई ऐसा चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर और नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर डंडे के बाद क्या एफ है ना, तो एफ इधर आ जाएगा। इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई और नीचे की तरफ डंडे के बाद क्या ई है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। ये एफ और ई ये तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से उठा के रख देंगे, है ना, ये अपना स्टोर रूम है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देंगे। लेकिन ई इंटरसेक्शन एफ ये तो हमें चाहिए, एफ इंटरसेक्शन ई, तो इनके लिए मैं सबसे पहले ये निकाल लेता हूँ कि भाई ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई और एफ का कॉमन, तो ई में है 1 3 5, एफ में है 2 3, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 1 3 5 और 2 3 का कॉमन क्या है 3, 1 और 5 तो है नहीं ना, इधर इधर 2 है, वो 2 इधर नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा कॉमन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये कितना हो जाएगा, ई और ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है 3, तो वो 1 आ जाएगा ऊपर, और टोटल एलिमेंट कितने, ये 6 है ना, 6 आ जाएगा, 1/6 इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो उठा के रख दो यहाँ पर, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/6 अपॉन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो कितना है यहाँ पे 2/6 यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ऐसे इसको निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन, ये बात वही है ना, बात यही है, 1/6 आ जाएगा ऊपर डिवाइड बाई नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो कितना है 3/6, ये ई है यहाँ पर कितना है 3/6, काटा पीटी कर लो, 6 से 6 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 आंसर।
यहाँ पर भी 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, पार्ट 1 हो गया। ऐसे ना मैं क्या क्या कह रहा हूँ आपको, अगर फॉर्मूले पता होंगे ना, फॉर्मूले ये इसका और इसका ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चीज़ चाहिए, वो आप पहले तैयार कर सकते हो या फिर फॉर्मूले लिखने के बाद में भी तैयार कर सकते हो। मेन चीज़ क्या है, फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट लिखता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन जी इज गिवन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का कॉमन ऊपर आ जाएगा ई इंटरसेक्शन जी, और नीचे यहाँ पे डंडे के बाद में क्या है, जी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इधर आ जाएगा। और इसका क्या बनेगा, इसका ऐसा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का कॉमन जी इंटरसेक्शन ई ऊपर आ जाएगा, और नीचे डंडे के बाद क्या ई है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इनको अलग अलग कर लेंगे डील। अब देखो हमें ई इंटरसेक्शन जी और ये सब चाहिए, तो ई इंटरसेक्शन जी यहाँ पे पता कर लेंगे। भाई ई इंटरसेक्शन जी है क्या, देखो ई क्या है, जी क्या है, ई तो है अपना 135 और जी है 2345, है ना। ई का मतलब क्या है 135, इंटरसेक्शन जी का मतलब क्या है 2345। अब यहाँ पर ना इनका कॉमन लेना में, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो 3 और 5, यहाँ पर भी 3 और 5 ये कॉमन आ रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन जी इक्वल टू 3,5 का एक सेट बन जाएगा। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले तैयार कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी। तो इसमें कितने एलिमेंट है, एक और दो एलिमेंट है, नीचे कितने आ जाएंगे टोटल, तो ई इंटरसेक्शन जी मतलब इसका क्या देख रहे हो, उससे टोटल में तो वही है ना 6 ही है टोटल में, तो मैं सोच रहा था यहाँ से कुछ मिल जाए, 6 ये हो गया, 2/6 हो गया है ना, ये वैल्यू उठाकर यहाँ डाल देंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी कितना है 2/6, और इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई कितना है, ये भी 2/6 ही है ना, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 2/6 बराबर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की है 3/6, जी की है 4/6, तो जी वाला जो है ना यहाँ पे आ जाएगा 4/6 और इधर आ जाएगा 3/6, काटा पीटी कर लो, यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2/4, 2/4 को और आप सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा 1/2। उसके बाद में इधर आते हैं हम, तो यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा 2/3, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई ई बाई जी की, यहाँ पर 1/2 और जी बाई ई की क्या आ गई 2/3। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा, फिर देखा कि हाँ भाई उस चीज़ की ज़रूरत है तो वो निकाल लिया पहले, फिर बाद में इधर की तरफ हमने डाल दिया। ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। देखो दोस्तों ये है थर्ड पार्ट, ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन हमें कंसेप्ट से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलना है। ठीक है, कंसेप्ट पे चलना है एकदम। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ये जो डंडा ना, डंडा इसके पहले क्या लिखा है ई यूनियन एफ, ई यूनियन एफ, इस डंडे की जगह क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन, और ये जी का जी ऐसा बन जाएगा। ये तो बना न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, डंडे के बाद में क्या है जी, तो जी की अकेले की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी ऐसे। ठीक है, इधर आते हैं, देखो इसमें क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर की तरफ है, इस डंडे से पहले क्या ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ इधर है, फिर यहाँ पे जो डंडा है उसका क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन बन जाएगा, फिर क्या है जी है इधर। ठीक है, तो ऊपर क्या आता है इन दोनों का, डंडे से पहले डंडे के बाद में जो भी नंबर है ना उनका क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन, नीचे की तरफ क्या आता है डंडे के बाद क्या जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें ना एक बार ये अगर एलिमेंट्स मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो वही बात, पहले हम अपना होमवर्क तैयार करेंगे, मतलब इधर जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ से तैयार कर लेंगे, वो उठा के इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो पी और पी नीचे की तरफ पी जी है, तो पी तो हमें पता है 4/6 है। फिर अब इधर आते हैं यार, ये ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी ये हमें निकालना पड़ेगा, और यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ है, तो पहले ई यूनियन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ तैयार कर लेता हूँ मैं। ई यूनियन एफ देखो क्या होगा, ई क्या है, ई है 135 और एफ है 23, तो ई है 135 और यूनियन एफ की जगह क्या है 2,3, तो इनका यूनियन में क्या होता है सब कुछ आ जाता है ना, सब कुछ। यहाँ पे 1 है, उधर 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, 3 इधर है तो 3 आ जाएगा, इधर 5 है तो 5 भी आ जाएगा, उधर 2 है तो 2 भी आ जाएगा, उधर 3 है वो तो 3 तो आ ही चुका है ऑलरेडी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की भी ज़रूरत है, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल लेता हूँ, मतलब इन दोनों का कॉमन ई और एफ तो लिखा हुआ ही है, यहाँ पे ई यूनियन एफ निकाला था, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो देख लेंगे, वहीं से देख लेंगे। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और 3, ये 3 कॉमन है ना, 1 और 5 तो कॉमन है नहीं, उधर 2 वाला कॉमन नहीं है, तो बस 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। तो अभी हमने ई यूनियन एफ निकाल लिया, इधर ई इंटरसेक्शन एफ इनका तैयार कर लिया, है ना। अब ई यूनियन एफ का जी के साथ इंटरसेक्शन, ये तो है ना यार, वो वैसे हो गया क्लास 11 में करते थे ऐसे हम सेट्स वाले चैप्टर में,
तो ई यूनियन एफ का जी के साथ में इंटरसेक्शन जी। अब ये तैयार कर लेते हैं नीचे। तो देखो क्या बनेगा, ई यूनियन एफ मतलब ये अपना 1 3 5 2, 1 3 5 2, इसके साथ इसका इंटरसेक्शन किसका, जी के साथ। जी क्या है, व्हाट इज जी, जी है 2 3 5 4, ये भी बड़ा है यार। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन 2 3 5 4 ये आ जाएगा। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, देखो क्या बन जाएगा इंटरसेक्शन। अच्छा इंटरसेक्शन है ना कॉमन, अच्छा कॉमन लिखना है, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 उसमें भी है, यहाँ पे 3 है, 3 उसमें भी है, यहाँ पर 5 है, 5 उसमें भी है। तो यहाँ पे 2 3 5 आ जाएगा इनका कॉमन, 2 3 5 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये तैयार हो गया। तो ये वाला जो था ना इसमें आ गया, मैं यहाँ पे 2 3 5 ये एलिमेंट्स मिल गए। अच्छा अब ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ये तो तीनों का इंटरसेक्शन टाइप का ही हो गया, कोई बात नहीं वैसे निकाल लेंगे हम। ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ई और एफ पे ऐसे ब्रैकेट लगाए, तो ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ये 3, जी मतलब क्या, ये 2 3 5 4। तो ई इंटरसेक्शन एफ में है 3, इसमें है एलिमेंट कौन सा 3, और जी में क्या है 2 3 5 4, यहीं से देख लो ना जी, ये मैंने ऊपर से वैल्यू निकाल के रखी थी ना यहाँ पे 2 3 5 4, इसमें भी 3 उसमें भी 3 है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। और वैसे भी देखो यार, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तीनों का कॉमन, तो ई में है 1 3 5, एफ में है 2 3, जी में है 2 3 4 5, तो तीनों में आप ध्यान से देखोगे ना तो 3 3 और 3 यही कॉमन है तीनों के अंदर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को उठा के यहाँ पर रखते हैं। देखो यहाँ पर यार जगह थोड़ी कम है ना, मैं नहीं चाहता अगले पेज में जाऊँ, तो इसलिए मैंने ना यहीं पे बस लिख के इसको खत्म करना चाह रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी अब डायरेक्ट ही लिख लेंगे चलो। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ये वाला कौन सा, ये है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये वाला है ना, ये वाला ही तो है ये। इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट तो इसके अंदर है, इसके फेवरेबल 3 हो गए, डिवाइड बाई टोटल कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें 3 एलिमेंट है तो 3/6 हो जाएगी, डिवाइड बाई पी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी वो हमने ऊपर निकाला ही था, कितना है 4/6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसमें 4 एलिमेंट है ना इसलिए 4/6, यहाँ पे 3 से 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 3/4, ये मिल गया हमें आंसर। अब यहाँ आते, तो ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी तीनों का इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है 3, एक ही एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, क्योंकि इसमें तीनों का इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है कौन सा 3। ठीक है, अच्छा पीजी हमने यहाँ पे कितना लिखा था 4/6, यहाँ पर भी क्या देगा 4/6 आ जाएगा, काटा पीटी तो कर ही लेंगे। अब 6 से 6 कट जाएगा, क्या बचेगा 6 से 6 कट गया 1/4, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो आई थिंक इतना सारा करने के बाद में आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालने वाली समझ गए हो ना। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना तो 3/6 आ गया, यहाँ पर एक एलिमेंट है तो यहाँ पे 1/6 आ गया, सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये आपको मैंने ना एक ऐसा किया है कि आज जितने भी ये प्रैक्टिकल नहीं फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड ही तो है, कोई प्रैक्टिकल वाली ज़्यादा फीलिंग आती नहीं इनके अंदर, तो मैंने एक में ही कराने की कोशिश की। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ये आपको अभी तक कैसा समझ में आया मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब हम मिलते हैं आगे, थैंक यू वेरी मच।